कर दिया। तो ऑब्वियसली बात है, पहले अपन को मेन और लिखना होता है। मेन और लिखा मैं, मेन और ऑफ कॉपर इज कॉपर पायरेट्स, है ना, कॉपर पायरेट्स, ये इसका मेन और होता है। और वो ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह अपन को पता है, कॉपर का क्या होता है, Fe का क्या होता है इसमें। अब कंसंट्रेशन करते हैं, तो सल्फर दिख तो रहा है मुझे, तो कंसंट्रेशन ऑफ, तो अपन कहेंगे इसको ना, अपन क्या करेंगे, पहले इसको मैग्नेटिक सेपरेशन कर सकते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन, separation, and then we can say that Froth flotation method. Flotation method. वो क्यों? बिकॉज सल्फाइड हो रहा है। मैग्नेटिक सेपरेशन क्यों? क्योंकि उसमें आयरन है, कंसंट्रेशन हो गया, हमको सल्फाइड मिल गया। अब कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड, कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड। अब इसमें ऑक्सीजन है क्या? नहीं है, तो रोस्टिंग, तो रोस्टिंग अपन लिखेंगे, बाय रोस्टिंग। इफ रिक्वायर्ड अपन कैल्सिनेशन भी कर लेंगे। भाई कैल्सिनेशन क्यों? अब वो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में वेट हो जाएगा ना, और तो अपन रोस्टिंग भी कर सकते हैं, अपन कैल्सिनेशन भी कर सकते हैं, वाटर वगैरह को हटाने। लेकिन मेनली अगर अपन से पूछे मेनली क्या करना है, तो रोस्टिंग ही करोगे, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं दिख रहा, हमको ऑक्साइड बनाना होगा। तो रोस्टिंग में अपन क्या करेंगे, अपन बताएंगे भाई रोस्टिंग में वी आर गेटिंग लाइक दिस, आपके पास Cu2 CuFeS2 है, पहले मैं इसको हीट करूंगा, तो ये Cu2S प्लस FeS में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर जो FeS है ना, वो FeS ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके FeO प्लस SO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और कॉपर जो है Cu2O, तो प्लस विल गेट दैट, right now we'll get that it is like this, है ना, Cu2S plus Cu2O plus Cu2S plus O2, we'll get that Cu2O plus we'll get that SO, ऐसे बना देंगे। ठीक है भाई, अपने पास जो ये बनता है ना इसके डिकम्पोजिशन से, जिसको अपन Cu2S और FeS बोल रहे हैं, इसको अपन कहते हैं कॉपर, क्या बोलेंगे अपन, अपन इसको कहते हैं कॉपर मट्टी। वैसे वो कॉपर मैटी होता है, अपन तो कॉपर मट्टी बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसको डिकम्पोज करते हैं अपन, तो कॉपर मट्टी बनेगा। कॉपर मट्टी जो है वो FeSO2 से रिएक्ट करके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu2SO2 से रिएक्ट करके Cu2 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, अपन एक्सेस ऑफ Cu2S ऐड करेंगे, इसको एक्सेस में ऐड करेंगे। इसको अगर एक्सेस में ऐड करोगे तो Cu2S वापस Cu2O से रिएक्ट करेगा, ये इससे रिएक्ट करेगा टू फॉर्म कॉपर प्लस SO2, फिर बनेगा, ये बनेगा भाई, मतलब I'll get the copper here, impure copper। बाद में कॉपर का प्यूरिफिकेशन कर लेंगे, impure copper। तो अपन कहेंगे भाई यहां तो आपको सिर्फ ऑक्साइड में कन्वर्ट करना था और रिडक्शन भी कर दिया आपने, तो अपन कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, ये वाला पार्ट जो है ना, फोर्थ वाला पार्ट, इसको बोल देते हैं रिडक्शन, एंड ये सेल्फ रिडक्शन बोल देता हूं मैं, सेल्फ रिडक्शन। तो ये अपन सेल्फ रिडक्शन बोल देते हैं, तो मैं इसको क्या करूं, सेल्फ रिडक्शन बोले अपन ऐसे। फोर्थ दैट विल बी द रिडक्शन एंड स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग एंड रिडक्शन।
अपन सिर्फ उस चार्ट को फॉलो कर रहे हैं इसलिए अपन ने हटाया, वरना अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो प्रोसेस होगा Cu2O, अपन ने ये ट्वाइस लिखा था तो 6Cu बन गया था और SO2 बन गया था, ये मिल गया था अपन को, दैट इज सेल्फ रिडक्शन। तो यहां पर मिल गया अपन को इम्प्योर कॉपर। अब प्यूरिफिकेशन कर देते हैं इम्प्योर कॉपर का। तो इम्प्योर कॉपर का प्यूरिफिकेशन अपन करेंगे बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, प्यूरिफिकेशन दैट इज रिफाइनिंग बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ इम्प्योर कॉपर। पढ़ा है अपन ने, इम्प्योर कॉपर प्योर कॉपर इलेक्ट्रोलाइसिस जैसे करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस जिसमें एनोड मड क्या होगा, महंगे वाले मेटल, वो अपन ने पढ़ा हुआ है ना, बाय टेकिंग impure copper as anode mud, impure copper as anode and pure copper as cathode, जिसमें अपन एनोड मड क्या लिखते हैं, एनोड मड इज वेयर एनोड मड क्या होता है, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये एनोड मड होते हैं, महंगे वाले मेटल, ये अपन ने पढ़ा होगा। अपन कहेंगे ठीक है भाई, आपने कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड किया, उसके बाद आपने उसे प्रोडक्शन कर लिया, और वो सेल्फ रिडक्शन है तो आपको सिर्फ इसको एक्सेस में डालना है, तो ये इससे रिएक्ट करके अपन को प्रोडक्ट दे देगा। कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड एंड स्मेल्टिंग, सब लिखेंगे conversion into oxide and smelting is carried in out in Bessemer converter. Bessemer converter ये अपन किस में करेंगे, बेसमर कन्वर्टर में करेंगे, ठीक है भाई। तो बेसमर कन्वर्टर बना दो। तो बेसमर कन्वर्टर इज नथिंग बट अ फर्नेस है, ये फर्नेस है। अभी थोड़ा डिफरेंट टाइप का फर्नेस ले लेंगे। अब अपन क्या करेंगे, इसमें एक ऐसे फर्नेस ऐसे एक फर्नेस ओपन होगा, नो डाउट। इसमें अपन थोड़ा सा ऐसे फर्नेस का वॉल बना रहा हूं मैं, बेसमर कन्वर्टर जैसे। ऐसे अपन बता दें बेसमर कन्वर्टर। अब इसमें ऑब्वियस सी बात है, मुझे मतलब यहाँ पर कॉपर जो लिक्विड कॉपर बनेगा उससे अपन कॉपर निकाल देंगे इससे, ये कॉपर बनेगा अपन को मॉल्टन कॉपर, लिक्विड कॉपर दैट इज मॉल्टन कॉपर, मॉल्टन स्टेट। और यहां पर अपन क्या करेंगे, इसमें अपन ऐड करेंगे, तो विल से दैट यहां पर जो आप यहां पर ऐसे लिखोगे ये सारा पार्ट, अब इसमें अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक हीटिंग भी लेना है क्या, मतलब थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपन इलेक्ट्रिक हीटिंग लगा सकते हैं। तो बता सकते हैं इलेक्ट्रिक हीटिंग हो गया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो ये हीटअप भी होता रहेगा। इसमें कॉपर Cu जो जनरली ये वाला प्रोसेस इसमें हो जाता है, स्मेल्टिंग एंड लाइक दैट, तो ऑक्सीडेशन भी होता है इसमें, ये सारे रिएक्शन इसी में होते हैं, 0.3 एंड 0.4। हमें बस इसमें ऐड कर देना है CuFeS2 प्लस O2, बाकी अपने आप सारा रिएक्शन होता रहेगा, बाकी सारे रिएक्शन हो जाएंगे, विल गेट द मॉल्टन कॉपर, और यहां से अपन कॉपर निकाल सकते हैं, इम्प्योर कॉपर। अब होगा क्या, इसमें टेम्परेचर विल बी अराउंड 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो टेम्परेचर होता है, हीटिंग टेम्परेचर, वो अराउंड 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेना होता है। अब इतना टेम्परेचर जनरेट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, अपन कहेंगे अब ये, इसलिए हमने थोड़ा अलग टाइप का कन्वर्टर लिया, दैट इज बेसमर कन्वर्टर।
इसमें अपन 800 से 1200 तक टेम्परेचर आराम से ले सकते हैं। टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ये मॉल्टन होगा, तो मैं इसमें ना लाइनिंग लगाऊंगा ऐसे अंदर ना, ताकि उतना टेम्परेचर होल्ड कर सके। तो अपन ऐसे ना, लाइनिंग का मतलब होता है कि अंदर अपन एक वॉल टाइप का बना देंगे जिससे कि वो इतने टेम्परेचर को होल्ड कर सके। तो अपन उसको कहते हैं लाइनिंग, बोलते हैं अपन उसे। तो अपन इसके अंदर जो ये लाइनिंग बना रहे हैं अपन, ये वाला लाइनिंग, इसको अपन बोल देंगे भाई बेसमर कन्वर्टर में क्या होता है, सिलिका लाइनिंग होता है। सिलिका लाइनिंग होता है। सिलिका लाइनिंग मतलब SiO2 का लाइनिंग होता है, ठीक है ना। सिलिका लाइनिंग मतलब SiO2 का लाइनिंग होता है। वो लाइनिंग बहुत ज्यादा टेम्परेचर को होल्ड कर सकता है। इसमें मैंने सिलिका लाइनिंग ले लिया, बेटर है कि अपन एस्बेस्टोस वगैरह कुछ ऐसा जो बहुत हाई टेम्परेचर को होल्ड कर सकते हैं, उस टाइप का कोई कंपाउंड लगाते हैं। या कंक्रीट वगैरह तो बहुत ज्यादा नहीं होल्ड कर पाता है, ब्रेक हो जाता है। नहीं तो अपन कंक्रीट, अगर थोड़ा बहुत टेम्परेचर होता है 500 तक, तो अपन कंक्रीट लगा देते हैं। इसमें सिलिका जेल मैंने इसलिए लगाया कि यहां पर अपन क्या करेंगे, यहां पर तो ये फिल्डअप है, तो इधर जो होगा ना, इधर वाला पार्ट, ये FeO जो है वो इससे रिएक्ट करता होगा, इससे, सिलिका जेल से। तो क्या बना देगा, FeSiO3। क्या बना अपने पास, ये तो अपन ने क्या बना लिया, स्लैग बन गया भाई। क्या बन गया अपने पास, क्योंकि जो FeS यहां निकलेगा ना, ये FeO बनाएगा। FeO बनेगा तो स्लैग भी बनेगा। तो स्लैग फॉर्मेशन इधर क्या था, FeO इज अ बेसिक इंप्योरिटी। ये क्या था अपने पास, बेसिक इंप्योरिटी था। तो मैंने स्लैग कौन सा ले लिया, एसिडिक स्लैग ले लिया। तो आपने एसिडिक स्लैग लेके और रिएक्शन कर दिया भाई, FeSiO3। ये स्लैग इस पर फ्लोट करेगा, तो कॉपर विल नॉट बी इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन। और अपन को पता है स्लैग जो होता है वो लाइटर इंप्योरिटी होता है, जो कि लिक्विड मेटल पे या मेटल पे फ्लोट करता है। अगर उसमें फ्लोट करेगा तो मेटल विल नॉट कम इन कांटेक्ट विद द एयर, सो वो ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होगा, लाइक दैट। तो ये रिएक्शन जो है ये सारे के सारे बेसमर कन्वर्टर में होते हैं। यहां से जो कॉपर अपन को मिलेगा, इस कॉपर में ना, अपन इस कॉपर को सपोज कर लेते हैं कि ये कॉपर अपन को ऐसे मिल रहा है, तो ये लिक्विड कॉपर, इसमें से ना ऐसे ब्लस्टर्स टाइप के निकलते हैं, वो फ्लेम टाइप के निकलते हैं, ब्लस्टर ऑफ, क्योंकि इतना सारा SO2 होता है ना कि इसमें ब्लिस्टरिंग तो हो गई होगा, मतलब SO2 तो निकलेगा ही निकला। तो वो ब्लस्टर्स जैसे ऐसे बाहर एयर के जैसे निकलते रहते हैं, उसको अपन कहते हैं ब्लस्टरिंग ऑफ कॉपर। सो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ blisters of SO2, it is called blister copper। blister copper बाद में अपन हीट करके SO2 को एस्केप करवा सकते हैं, तो इसको हीट करेंगे तो SO2 एस्केप हो जाएगा। अब जो कॉपर बनता है ना अपने पास, इसमें इंप्योरिटी थोड़ा सा कॉपर ऑक्साइड भी रह जाता है, क्योंकि इसमें से थोड़ा बहुत ऑक्सीजन तो रिएक्ट, क्योंकि ऑक्सीजन इधर है, ओपन है ना ये, तो थोड़ा बहुत ऑक्सीजन रह जाएगा तो कॉपर से रिएक्ट कर लेता है। तो अपन ने लिखा हुआ है कि कॉपर और टिन के लिए अगर उसका ऑक्साइड रिमूव करना है इम्प्योर कॉपर से, तो अपन पोलिंग प्रोसेस करते हैं। अपन ने पोलिंग प्रोसेस लिखा हुआ है, आप अगर देखोगे तो अपन ने पोलिंग प्रोसेस बताया हुआ। पोलिंग प्रोसेस करेंगे और मिल जाएगा हमको। तो पोलिंग प्रोसेस से क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड, जिसमें ग्रीन अपन को बैम्बू पोल से ना, ग्रीन पोल से रोटेट करना होता है, क्योंकि ग्रीन बैम्बू बर्न होता नहीं है, तो इनकम्प्लीटली बर्न होगा तो क्या बनेगा, CO2 प्लस वाटर वेपर बनेंगे। वाटर वेपर एस्केप कर जाएंगे, CO जो बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, वो CO2 जो हो गया, जो क्यूब अपन ने लिखा था ना पोलिंग प्रोसेस, उसमें अपन ने लिखा था कि कॉपर जो होता है उसमें थोड़ा सा इंप्योरिटी होता है, ये इंप्योरिटी होगा CO2। तो अपन क्या करेंगे, इसको ना हीट करेंगे ग्रीन बैम्बू पोल्स में। जैसे आपने पोलिंग लिखा हुआ है तो अपन ने पोलिंग प्रोसेस लिखा हुआ है, तो ग्रीन वुड, ग्रीन बैम्बू, उससे अपन इसको रोटेट करेंगे।
स्टिर करेंगे ग्रीन बैम्बू से, तो जो ग्रीन बैम्बू से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा ना इससे, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड इस ऑक्सीजन के साथ ये बना देगा और कॉपर का परसेंटेज बढ़ाएगा। अब जो इंप्योर कॉपर होगा उसका अपन को इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, वो अपन को पता है। तो ये सारा पार्ट स्मेल्टिंग वगैरह वो सब अपन वहां करेंगे। बिल्कुल टेम्परेचर विल बी अराउंड 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक होल्ड कर सकता है। अगर जरूरत, मैंने उसको बता दिया क्योंकि अपन से कोई ड्रॉ करने के लिए थोड़ी बोलने वाला है, चलो ड्रॉ करो इसको, मैंने आपको बता दिया। अपन जरूरत पड़ेगा तो इसमें पाइप लगा के और ऑक्सीजन थोड़ा थोड़ा देता रहेंगे ताकि वो बर्न होता रहे अच्छे से, क्योंकि ऑक्सीजन भी अपन को काफी चाहिए वहां पर। तो मैंने तो बस वो बताया कि बेसमर कन्वर्टर में सिलिका लाइनिंग की वजह से मैंने आपको बता दिया कि भाई इसमें ये जो लाइनिंग होता है ना, सिलिका लाइनिंग मतलब ये वाली लाइनिंग, ताकि वो सिलिका लाइनिंग इसलिए क्योंकि सिलिका काफी हाई टेम्परेचर राइट ना होल्ड कर सकता है, लेकिन जो FeO उससे रिएक्ट करेगा सिलिका से तो वो स्लैब में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट विल बी द मेटलर्जी ऑफ कॉपर। तो कई बार अपन से डायरेक्टली पूछ लेते हैं भाई कॉपर मट्टी क्या होता है ऐसे। अच्छा, कॉपर में एक और बात होगा, अपन सबको पता है कॉपर का ऑक्साइड बहुत कम स्टेबल होगा। व्हाई इट इज सो? SRP वैल्यू पॉजिटिव है। अगर SRP वैल्यू पॉजिटिव है तो ऑब्वियस सी बात है कॉपर में क्या होगा, उसका CuO ऑक्साइड डेल्टा G नेगेटिव बहुत कम होगा। जो एलिंगम डायग्राम बनाया ना अपन ने, उसमें कॉपर को बहुत ऊपर होना चाहिए। व्हाई इट इज सो? अपन को पता है कॉपर मतलब जो जिनका SRP वैल्यू पॉजिटिव होता है उनके ऑक्साइड स्टेबल होते ही नहीं। इसका मतलब है कि कॉपर का ऑक्साइड इजीली रिड्यूस हो सकता है, क्यों? उसका ऑक्साइड स्टेबल नहीं है ना। तो सेल्फ रिडक्शन, कॉपर रिडक्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड रिडक्शन कुछ भी कर सकते हैं अपन उसके लिए। कार्बन अपन ऐड करके इसलिए नहीं कर रहे, फिर कार्बन इंप्योरिटी आ जाएगा, तो उससे अच्छा कुछ गैस ऐड करते हैं, इसलिए कूलिंग कर लेते हैं उसका। सो दिस इज अबाउट दैट मेटलर्जी ऑफ कॉपर, ये आपको याद है। कॉपर मट्टी, बेसिक इंप्योरिटी, स्लैग फॉर्मेशन, यूज ऑफ स्लैग, and what does the role played by the slag when it is floating on the metal, liquid metal. It will not allow liquid metal to react with oxygen. तो इतना अगर अपन को डायरेक्टली बताया तो कॉपर के अपन सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। बाकी थोड़ा और देखेंगे अपन, अभी मतलब अपन ने कॉपर पढ़ लिया मेटलर्जी, अब अपन एल्यूमिनियम के मेटलर्जी पढ़ते हैं। मेटलर्जी ऑफ एयर बताने की जरूरत नहीं अपन को, मेन और क्या होता है, बॉक्साइट। मेन और क्या होता है, बॉक्साइट। Al2O3.2H2, that is the main concentration of ore। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इसको हटा देते हैं अपन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ore। अब ये पहले से ऑक्साइड है तो अपन को थोड़ा डिफरेंट मेथड लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें फिर अपन को रोस्टिंग वगैरह नहीं करना पड़ेगा ना। तो अपन कहेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, तो एल्यूमिनियम का कॉन्सेंट्रेशन कैसे होता है, लीचिंग प्रोसेस। तो पहले अपन क्या करते हैं, अपने पास ऑक्साइड है, उसमें पहले से हाइड्रेटेड तो है ही। अच्छा, मैंने कॉपर का वो नहीं बताया है, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर बाय इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, अपन को पता है, आप ऐसे लिखते हो इम्प्योर कॉपर, प्योर कॉपर, इधर एनोड इधर कैथोड, इधर कॉपर डिपॉजिट करना है, तो प्योर कॉपर हो गया, कॉपर आयन सोल्यूशन ले लेते हैं, सल्फेट का सोल्यूशन बना लेते हैं, और इधर इम्प्योर कॉपर। क्या करते हैं अपन, इसमें कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहेगा, रिडक्शन भी कॉपर का होगा, ऑक्सीडेशन भी कॉपर का होगा, और काफी सारे अपन ने क्वेश्चंस भी किए। तो वो नहीं बताया मैंने,
क्योंकि अपन ने डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रोड करके इलेक्ट्रोलाइसिस में मैंने आपको ये बता रखा है काफी डिटेल में, तो मैंने बताने की जरूरत नहीं समझी, वो तो अपन खुद ही कर लेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर देखते हैं, लीचिंग प्रोसेस। अब लीचिंग प्रोसेस इज लाइक अ हाइड्रोमेटलर्जी। तो लीचिंग प्रोसेस होता है जिसमें ओर तो डिसॉल्व होगा लेकिन इम्प्योरिटी डिसॉल्व नहीं होते। ठीक है ना? तो अपन को पता है आप लीचिंग, और अपन को पहले से पता है भाई लीचिंग प्रोसेस आप किस किस का करते हो। एल्यूमिनियम, लो ग्रेड कॉपर, आपने बैक्टीरिया और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO को बताया था, और साइनाइड प्रोसेस फॉर सिल्वर एंड गोल्ड, वो लीचिंग प्रोसेस आपने बताया। अभी वी विल से दैट लीचिंग प्रोसेस में क्या करते हैं अपन कि भाई अब ना जैसे एल्यूमिनियम का लीचिंग होता है ना, वो डिफरेंट मेथड से भी होता है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में यूज कर सकते हैं। एल्यूमिनियम का मेटलर्जी भी इंपॉर्टेंट है अपने लिए। तो चलो देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स। तो ना मेथड को मैं ऐसे लिख लूंगा, मैंने इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखा हुआ है जिससे अपन करते हैं लीचिंग प्रोसेस। तो एक तो मैं लिखूंगा लीचिंग प्रोसेस बाय बेयर्स मेथड, बेयर्स मेथड। एक में लीचिंग करूंगा बाय हॉल्स मेथड, और एक में लीचिंग करूंगा बाय इस ना सरपेक्स मेथड। ये मेथड्स, ठीक है भाई। अब एल्यूमिनियम इज प्रेजेंट इन माइका एंड क्ले, वी नो दैट, और वो जनरली रेड भी हो सकता है और व्हाइट भी हो सकता है। अगर अपन चेक करेंगे तो बॉक्साइट में ना इम्प्योरिटी जो होता है, इम्प्योरिटी क्या क्या होता है, Fe2O3, SiO2 एंड TiO2। ये तो आपने पहले बताया हुआ है। कब बताया हुआ है? तो अपन कहेंगे भाई ये ना जो इम्प्योरिटी होता है वो क्या होता है, इम्प्योरिटी क्या क्या होता है, तो आपने बताया हुआ है Fe2O3, SiO2 एंड TiO2। वो लीचिंग पढ़ाया था तो बताया था मैंने। ऑक्साइड और है, ऑक्साइड और हैवी होते हैं तो अपन उसको क्या करेंगे, पानी से वॉश कर लेंगे। उसके बाद लीचिंग करना पड़ेगा। ना तो इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, ना ही ये सल्फाइड है। ये लीचिंग प्रोसेस, ये बेयर्स प्रोसेस में अपन यूज करेंगे रेड बॉक्साइड। हॉल्स प्रोसेस में भी मैं यूज करूंगा रेड बॉक्साइड, और सरपेक्स प्रोसेस में मैं यूज करूंगा व्हाइट बॉक्साइड। कौन सा यूज करूंगा मैं, व्हाइट बॉक्साइड। अब रेड बॉक्साइड क्या होता है, तो रेड बॉक्साइड ले लेते हैं, क्या होता है, Al2O3 2H2O प्लस Fe2O3 प्लस SiO2 प्लस TiO2। अच्छा ठीक है, तो रेड बॉक्साइड ये होता है ना, ये इंप्योरिटी होंगे तो रेड बॉक्साइड होता है। Fe2O3 का कलर रेड होता है, इसलिए रेड बॉक्साइड। इसका मतलब इसमें भी इंप्योरिटी Fe2O3 होगा, इसमें भी Fe2O3 होगा, उसमें Fe2O3 नहीं होगा, इसलिए वो व्हाइट बॉक्साइड। मतलब इसमें जो इंप्योरिटी होंगे वो सिर्फ SiO2 और TiO2 होंगे।
बता देंगे। सो रेड बॉक्साइड और वो व्हाइट बॉक्साइड मतलब इट इज लाइक दिस Al2O3 dot 2H2O plus SiO2 plus TiO2, इसलिए इसमें नहीं होता। The red color is due to Fe2O3, red due to Fe2O3, उसकी वजह से ये रेड होता है। ठीक है भाई, मान लिया ये रेड बॉक्साइड, और याद भी रहेगा BHS जैसे याद रख लो, थोड़ा सा अपन को याद रहेगा। BHS मतलब बेयर प्रोसेस, हाउस प्रोसेस और सरफेक्स प्रोसेस। कई बार अपन से यही पूछ लेते हैं किसमें व्हाइट बॉक्साइड लेते हैं, तो अपन को याद है भाई लास्ट वाले में ना, पहले दोनों में रेड बॉक्साइड। अब इसको कैसे लीच करेंगे, तो ये तो वही लीचिंग है जो अपन ने पहले लीचिंग मेथड में बताया था आपने। मतलब आपने ऐसे Al2O3.2H2O प्लस अपन लिखेंगे NaOH के साथ, तो ये सोडियम एल्यूमिनेट बना लो आप, AlO2 बना दो, तो सोडियम एल्यूमिनेट बना दो आप ऐसे, और फिर आप वाटर बना लो, ऐसे बना लो, 2 वाटर मॉलिक्यूल तो ये हो गए, और आप 1 वाटर मॉलिक्यूल और बना लो, तो उससे अपन उसको बना लो, ये सोडियम एल्यूमिनेट हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो पानी में, अपन ने पहले ऐसे लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको भी लिख सकते हो आप, ये भी करेक्ट, इट्स नॉट रॉन्ग। तो अपन क्या करेंगे इसको, अच्छा इसको जो रिएक्शन होता है ना, दिस रिएक्शन विल बी एट 35 एटमॉस्फेयर एंड 500 डिग्री सेंटीग्रेड, ये टेम्परेचर एंड 500 डिग्री सेंटीग्रेड, ये टेम्परेचर। फिर क्या करेंगे अपन कहेंगे भाई NaAlO2 है, राइट, तो अपने पास सोडियम एल्यूमिनेट है। अब क्या करेंगे, उधर क्या किया था अपन ने, आप देख लो वहां पर क्या किया था अपन ने, तो उसके हिसाब से यहां भी कर देते हैं भाई। क्या किया था अपन ने वहां पर, याद है आपको? वहां पर क्या किया था आपने? नहीं, CO2 कैसे आएगा, अपन को इसमें CO2 लेना पड़ेगा और वाटर लेना पड़ेगा, तो आ जाएगा। फिर NaHCO3 बना दिया था अपन ने। अपन यहां पर कर सकते हैं, यहां पर अपन क्या करेंगे, Al2O3.2H2O, क्योंकि इसको मैं लीचिंग करूंगा Na2CO3 के साथ, तब मैं इससे बनाने वाला हूं NaAlO2 प्लस CO2 प्लस H2, ये बनाने वाला हूं। तो अब अपन क्या करेंगे, इसको CO2 में अपन लीच कर देते हैं इसको, तो अपन हीट करेंगे तो विल गेट दैट। तो चलो अपन पहले इसकी बात करते हैं। अब वहां पर OH बहुत सारा हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में था, तो अपन को CO2 की बात करनी पड़ी। यहां पर तो अपन सीधे लिख सकते हैं, आप इसको एक्सेस ऑफ वाटर में डाल दो, क्या बन जाएगा, Al2O3 बन जाएगा डॉट XH2 प्लस NaOH। ये जो बनेगा ना अपने पास Al2O3, दैट विल बी लाइक अ प्रेसिपिटेट। आप इसको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी लिख सकते हैं, बेटर अपन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ही लिखते हैं, तो अपन को थोड़ा डिफरेंस लगेगा, वो लगेगा ना यहाँ क्या हो रहा है। AlOH whole thrice is a gelatinous white PPT plus NaOH, that is a white PPT। अब अपन इस white PPT को क्या कर सकते हैं, 1470 केल्विन पे हीट करेंगे, तो अपन को मिलेगा Al2O3 ड्राई प्लस H2, ये मिल जाएगा। दिस इज एल्यूमिनियम, बस इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे। कैसे, आपने बताया था हॉल हराउथ प्रोसेस, जिसमें फॉर ईच kg ऑफ एल्यूमिनियम वी रिक्वायर ½ kg ऑफ ग्रेफाइट कार्बन इज यूज्ड। लेकिन वो अच्छा मेथड नहीं है हॉल हराउथ प्रोसेस, तो दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हैं, उसमें काफी कार्बन कंटेंट, क्योंकि कुछ कार्बन कंटेंट भी आ जाता है इसमें। ठीक है, इसकी बात करते हैं पहले। अब अगर अपन इसकी बात करेंगे तो ठीक है भाई, इसमें फिर अपन क्या करेंगे, ये तो आपको 35 एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर भी लिखना पड़ेगा 500 डिग्री सेंटीग्रेड की टेम्परेचर। अब
तो अपन कहेंगे भाई इसमें जैसे इसमें आपने एक्सेस ऑफ वाटर ऐड किया, इसमें भी मैं एक्सेस ऑफ वाटर ऐड करूंगा। अगर एक्सेस ऑफ वाटर ऐड करोगे तो आई गेट दैट AlOH होल थ्राइस, क्योंकि डाइल्यूट बेस में ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जैसे होता है, और बेस का अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो इट विल बी लाइक राइट, देन इट विल बी लाइक मतलब एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट सॉल्ट के फॉर्म में बता देते हैं भाई ये ऐसे बनेगा, और ये एक तरीके से वापस रिएक्शन हो जाता है, दैट विल बी फॉर्म। फिर इसको आप हीट कर लो, 1470 केल्विन, Al2O3 बनेगा, दैट इज एल्यूमिना, ये बनेगा अपने पास। तो फिर अब व्हाइट बॉक्साइट, तो अब देखा जाए तो आपने क्या किया भाई, यहां पर आपने NaOH यूज किया था, इट्स अ बेस, और यहां पर आपने Na2CO3 यूज किया, दिस इज ऑल्सो अ बेस। दोनों जगह तो आपने बेस यूज किया, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? कोई डिफरेंस नहीं, नाम का ही डिफरेंस है और रिएजेंट थोड़ा सा चेंज कर दिया बस, दैट इज द डिफरेंस, और कोई डिफरेंस नहीं है। व्हाइट बॉक्साइट में अपन क्या करेंगे, जो Al2O3 होगा अपने पास 2H2O, इसको लीचिंग करते हैं, इसका लीचिंग Na2CO3 से किया, Na2CO3 सॉल्यूशन से इसका लीचिंग एक्वस NaOH से किया, लीचिंग। और यहां पर लीचिंग की बात करूंगा तो कहूंगा यहां पर आप लीचिंग करोगे नाइट्रोजन और कार्बन से, तो इसमें नाइट्रोजन और कार्बन से अगर लीचिंग करूंगा तो आई विल गेट दैट एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनेगा प्लस CO बनेगा। तो मैं इसका ऐसे करता हूं, AlN बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, प्लस वाटर। तो अपन तो क्या बन जाएगा, इसमें एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनेगा। तो ये वाला तो वाटर ये वाला है, 2N और 2 एल्यूमिनियम बना दिया अपन ने, और 3C ले लिया, ये बन गया राइट। तो अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि लीचिंग फॉर व्हाइट बॉक्साइट डिफरेंट होता है देन द रेड बॉक्साइट। रेड बॉक्साइट में आप NaOH लेते हो या फिर Na2CO3 लोगे, बट व्हाइट बॉक्साइट में आपने नाइट्रोजन और कार्बन लिया, ग्रेफाइट लिया। एनी नाइट्राइड, कोई भी मेटल नाइट्राइड, राइट ना, अगर कोई भी मेटल नाइट्राइड है तो मेटल नाइट्राइड हमेशा हाइड्रोलिसिस से मेटल ऑक्साइड बनाएगा और अमोनिया बनाएगा। तो अपन इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, मैं इसका हाइड्रोलिसिस करूंगा, एक्सेस ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। सो मुझे एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलेगा और अमोनिया गैस लिबरेट। किसी भी मेटल नाइट्राइड, इलेक्ट्रोपैथोलिक मेटल अगर है तो मेटल का नाइट्राइड हमेशा हाइड्रोलिसिस से मेटल का ऑक्साइड बनाएगा और अमोनिया लिबरेट करेगा हमेशा, ठीक है। तो अपन बना सकते हैं भाई कि अपन को क्या बताना है, तो विल गेट दैट कि व्हाट विल बी द कंडीशंस। तो विल से दैट ये प्रोडक्ट है अपने पास। अब एल्यूमिना अपने पास आया तो वी नो दैट व्हाट वी हैव टू डू भाई, एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ना, मैंने आपसे कहा मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा, और फिर 1470 केल्विन, ये टेम्परेचर सब में एक जैसा है 1470। तो विल से दैट कि Al2O3 को हीट करेंगे तो अपन को मिलेगा एल्यूमिना, Al2O3 AlOH होता है इसको ना, तो अपन को एल्यूमिना मिलेगा। अब अपन को पता है सभी प्रोसेस में हमको एल्यूमिना मिल गया। दीज आर द 3 टाइप ऑफ लीचिंग प्रोसेस
which can be carried out in, we can say that, for aluminium. तो हमने रेड बॉक्साइट और सल्फेक्स प्रोसेस, दैट इज वेट बॉक्साइट। एल्यूमिना का अपन क्या करेंगे, विल राइट दैट कि एल्यूमिना जो मिलेगा हमारे पास Al2O3, इसका हॉल हेराल्ड प्रोसेस से इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हैं, बट विल नॉट गेट द प्योर एल्यूमिनियम इन दैट केस। सो विल से दैट in all above three case, the Al2O3 we get, है ना, भाई Al2O3 we get, तो अपन क्या कर सकते हैं, उसमें जो भी Al2O3 मिला अपन को, तो Al2O3 we get can be that is reduced, can be reduced to impure Al by Hall-Héroult process. By Hall-Héroult process. वो मेथड अपन ने दिया। Now we can write the refining. अब अपन रिफाइनिंग की बात कर सकते हैं। तो इसमें तो अपन को पता है इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, Hall-Héroult process by electrochemical method, ये तो अपन ने पढ़ा हुआ है। Hall-Héroult प्रोसेस मैंने आपको बताया हुआ है, जिसमें अपन ने लिक्विड Al2O3 का टेम्परेचर कम करने के लिए क्रायोलाइट डाला था और कैल्शियम फ्लोराइड दैट इज फ्लोरस्पार फॉर कंडक्टिविटी ऐड किया था। इधर भी ऐसे कर लेते हैं रिफाइनिंग। तो मेरे पास नेक्स्ट प्रोसेस हो जाएगा, अपन उसका रिफाइनिंग कर लेते हैं, क्योंकि ये तो पहले से ऑक्साइड था, इसलिए अपन को इसका ना तो रोस्टिंग करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, हमें सीधा उसका रिडक्शन करना पड़ा। और रिडक्शन कैसे किया अपन ने, बाय इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। जो एल्यूमिनियम अपन को मिलेगा उसका रिफाइनिंग कर देंगे बाय हुप्स प्रोसेस, ठीक है ना। रिफाइनिंग किससे कर देंगे अपन, हुप्स प्रोसेस से। अगर हमको प्योर एल्यूमिनियम चाहिए तो अपन हुप्स प्रोसेस लेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा वेसल ले लेंगे, ठीक है, मैं एक बड़ा सा वेसल ले लूंगा, उस वेसल में एनोड कैथोड भी बनाऊंगा। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, क्योंकि सारा का सारा लिक्विड फॉर्म में होगा, एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा नहीं होगा एल्यूमिनियम का, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें एल्यूमिनियम होगा, इम्प्योर एल्यूमिनियम लेने वाले हैं, इम्प्योर Al, ठीक है, इम्प्योर Al। तो इसमें जो इम्प्योरिटीज होते हैं वो जनरली कॉपर होते हैं, सिलिकॉन होता है, ये सब इम्प्योरिटीज जो बचे होते हैं। कॉपर भी होता है और कार्बन भी रहता है, क्योंकि यहाँ पर वो कार्बन थोड़ा बहुत गिर जाता है ना नीचे, मतलब इलेक्ट्रोड से, जो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो रिएक्ट करेगा ही करेगा, थोड़ा बहुत कार्बन भी आता है। तो ये एल्यूमिनियम हो गया, दैट इज इन अ मेल्टेड फॉर्म। इसके ऊपर एक लेयर होगा, दैट लेयर विल बी ऑफ क्रायोलाइट NaAlF6, so Na3AlF6 प्लस इसमें बनना हुप्स प्रोसेस में कैल्शियम फ्लोराइड की जगह हम बेरियम फ्लोराइड लेते हैं टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी, BF2 लेते हैं टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी, और ये भी लिक्विड के फॉर्म में होता है, ये भी लिक्विड के फॉर्म में होगा। और इसके ऊपर अपन रखते हैं क्या, प्योर Al, क्या लिखेंगे अपन, प्योर Al बनाएंगे। अब क्या करेंगे अपन, ये जो प्योर Al है अपने पास, ये वाला, ये भी लिक्विड के फॉर्म में, ऑल आर लिक्विड फेज। द थ्री लेयर्स आर सेपरेटेड ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर स्पेसिफिक ग्रेविटी। The three layers are separated due to the difference in, three layers are separated due to difference in their densities, in their specific gravity। अब लिक्विड है ना, मेटल सॉल्यूशन, तो अपन को स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखना पड़ेगा, है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसकी वजह से वो सेपरेटेड रहता है।
अब क्या करेंगे अपन, तो अपन इलेक्ट्रोलाइसिस कर देते हैं। कैसे, इसको मान लेते हैं अपन क्या, ये वाला पार्ट, तो इसको ले लेते हैं अपन कैथोड, तो प्योर कैथोड, तो अपन इसको नेगेटिव इलेक्ट्रोड बना देते हैं, ठीक है। और इसको अपन बना देते हैं प्योर एनोड बना देते हैं, ये हो जाएगा अपने पास एनोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। सो ये आपका एनोड हो गया, ये आपका कैथोड हो गया। आप क्या करें, तो अपन कहेंगे देखो भाई, जब आप यहां से इलेक्ट्रोसिटी पास करोगे तो ये Al+3 प्योर में आ जाएगा, जितना Al यहां कम पड़ेगा वो इससे ले आएगा, और इसको अपन ऐड करते रहेंगे, वहां से बना लेंगे कुछ ऐसे कि भाई हम उसको ऐड करते रहेंगे इसको कंटिन्यूअसली। यहां से कुछ ऐसे बना देते हैं अपन कि भाई कुछ ऐसे जिससे अपन ये कंटिन्यूअसली ऐड करते रहे, और ऊपर अपन बना देंगे जिससे हम कंटिन्यूअसली उसको रिमूव करते रहे। तो जैसे जैसे हम उसको ऐड करते रहेंगे, कॉपर इधर एल्यूमिनियम जो है वो सेकेंड लेयर में जाएगा क्रायोलाइट के फॉर्म में, क्योंकि क्रायोलाइट से वो प्योर में जा रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस। दिस इज अ हुप्स प्रोसेस, इसको कहते हैं अपन हुप्स प्रोसेस। ये आपका एल्यूमिनियम का मेटलर्जी। तो अपने सिलेबस में जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम और आयरन का ही मेटलर्जी डिटेल है। और भी जैसे अब अपन डाउस प्रोसेस देख सकते हैं भाई, फॉर मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, और मैग्नीशियम मोस्टली अपन कहां से निकालते हैं सकते हैं, सी वाटर से, कार्नराइट से। तो मैग्नीशियम क्लोराइड के फॉर्म में होगा वो, तो MgCl2 को अपन वाटर से हटा के MgCl2 प्रोड्यूस कर, मतलब बना सकते हैं अपन ड्राई, दैट इज कॉल्ड द डाउस प्रोसेस। फिर उसके मॉल्टन मास का इलेक्ट्रोलाइसिस कर लेंगे तो कैथोड पे मैग्नीशियम डिपॉजिट हो जाएगा। अब उस टाइप का तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही अपने इतने सिलेबस में, अगर होगा तो आएगा तो बता देंगे, राइट ना। तो आप एक बार ये देख लो, और उसके बाद अपन फिर देख लेते हैं अपन को क्या करना है। इससे अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से लिखा, तो Hoops प्रोसेस में rather than writing the electrolysis, right ना, Hoops प्रोसेस में तीनों लेयर्स सेपरेट रहेंगे बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंस इन स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब उनका डेंसिटी, जिसका डेंसिटी सबसे कम होगा वो ऊपर रहेगा। तो प्योर एल्यूमिनियम का डेंसिटी कम होता है क्रायोलाइट वाले एल्यूमिनियम से, और उसका डेंसिटी कम होता है बिकॉज इस एल्यूमिनियम में कॉपर और सिलिकॉन होंगे, और सिलिकॉन तो बहुत हैवी होते हैं ऑक्साइड्स के फॉर्म। सो हुप्स प्रोसेस में जैसे अपन यहाँ से इलेक्ट्रॉन देंगे, आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन दोगे तो ये एल्यूमिनियम क्या होगा, प्योर इलेक्ट्रोड हो गया ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये डिपॉजिट होगा। जैसे अपन यहाँ लिखते हैं ये प्योर Al हो गया, Al3+ है, डिपॉजिट होगा तो क्या होगा, इसमें से जो Al होगा वो सोल्यूशन में आएगा मॉल्टन मास में, तो वो किया। तो उसको रादर देन मेकिंग लाइक दैट, हुप्स प्रोसेस है, अब नाम लिखा हुआ है तो उसके हिसाब से बताना पड़ेगा जो उसने किया होगा।
नेक्स्ट आई कैन राइट दैट, अब अपन ऐसे कुछ ऐसे लिख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स जो अपन को जरूरत पड़ेगी। आप एक बार ऐसे लिख लो, रिडक्शन विद कार्बन, ऐसे ना कुछ अपन अपने लिए पॉइंट्स लिख रहे हैं विद कार्बन। हम कार्बन से किस किस का रिडक्शन कर सकते हैं? तो मैं पीबीओ को रिड्यूस कर सकता हूं, मैं SnO2 को रिड्यूस कर सकता हूं, मैं ZnO को रिड्यूस कर सकता हूं। तो कार्बन रिडक्शन की बात कर रहे हैं अपन Cu2O को ही कार्बन रिडक्शन कर सकते हैं, मतलब वो मेटल जिनको अपन कार्बन रिडक्शन कर सकते हैं। अपन Fe2O3 का कार्बन रिडक्शन कर सकते हैं, और अपन मैग्नीशियम का कार्बन रिडक्शन। लेकिन मैग्नीशियम का कार्बन रिडक्शन जो होता है ना, बट MgO का कार्बन रिडक्शन जो होता है वो मैग्नीशियम में तो कन्वर्ट करेगा, लेकिन और कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनेगा, बट दिस इज एन इक्विलिब्रियम स्टेट। ये इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है, बाकी सब तो कंप्लीट होता है रिएक्शन। तो कई बार अपन से पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस्ड बाय कार्बन, तो अपन बता सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिड्यूस्ड बाय कार्बन। ये अपन पॉइंट्स में लिख लेते हैं। रिडक्शन विद कार्बन मोनोऑक्साइड, विद कार्बन मोनोऑक्साइड, तो मैं Fe2O3 लिखूंगा, वो तो आपने इसमें भी लिखा हुआ है, हाँ तो दोनों से हो सकता है। Fe3O4 भी लिखूंगा, तो वो भी हो सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड से रिड्यूस। देन आई विल राइट दैट PbO भी होता है और CuO भी होता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड से रिड्यूस हो जाएंगे। तो अगर अपन से पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस्ड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड, तो अपन बताएंगे ये कार्बन से भी होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड से भी होगा। कॉपर कार्बन से भी होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से भी होता है। पर यहाँ पर CO2O भी लिख सकते हैं और CuO भी लिख सकते हैं, तो यहां भी आप ऐसे लिख लो, दोनों से। तो कॉपर भी होगा, कॉपर का ऑक्साइड। नेक्स्ट आई कैन राइट, अब मोस्टली तो इसी में ही आप गड़बड़ करोगे, बाकी कहीं वो नहीं करने वाले गड़बड़। रिडक्शन विद एल्यूमिनियम, तो ये तो थर्माइट प्रोसेस था, अपन को अच्छे से पता है। हाईली स्टेबल ऑक्साइड ही रिड्यूस करते हैं अपन इससे। है ना, हाईली स्टेबल ऑक्साइड ही अपन इससे रिड्यूस करते हैं। सो हाईली स्टेबल ऑक्साइड ही अपन उससे रिड्यूस करता है, तो अपन लिख सकते हैं ऐसे। बाकी अपन को पता है, बाकी और ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दोनों ऐसे हैं जिसमें अपन कंफ्यूज हो सकते हैं, जो अपन को नहीं होना है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी इन्हीं से पूछे जाते हैं, और अपन उधर अगर कंफ्यूज होके थोड़ा भी गड़बड़ किया तो अपना काम गड़बड़ हो जाएगा। तो कार्बन रिडक्शन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड रिडक्शन। इसके अलावा मैंने आपको सारा कुछ बता ही दिया है। अगर अपन मेटलर्जी ऑफ मैग्नीशियम, क्योंकि कभी कभी ये छोटे क्लासेस में था ना, इसलिए अपन से पूछ लेते हैं, वो उनका एक्सपेक्टेशन होता है कि आपको आना चाहिए। बेटहाउस प्रोसेस, तो अपन क्या करेंगे, मेन और कार्नलाइट, KCl.MgCl2.H2, इससे अपन KCl को हटा सकते हैं टू गेट ये 6H2। सो अपन क्या करेंगे, सी वाटर है, सी वाटर से अपन हीट करके इसको हटा सकते हैं, वी गेट MgCl2.2H2 बचेगा अपने पास, और KCl प्लस 4H2 हट जाएगा। ये हट जाएगा हीट करने से, थोड़ा हीट करने से।
It can be at lower temperature, है? That will be around 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी अगर मैं MgCl2 को और हीट करता हूँ, मान लो अपन 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं, तो I'll get MgOH Cl मिलेगा प्लस H2O प्लस HCl मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा। या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, MgCl2 डॉट 2H2O, इसको ना ड्राई HCl में हीट कर देते हैं, तो फिर अपन इसको ऐसे बनाते हैं, प्लस 2 और ड्राई HCl तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, इसलिए अपन ने ऐसे किया। ठीक है, तो वो तो अपन को पता है ड्राई HCl इज राइट। अब ये जो सॉलिड बनेगा ना, तो इसका अपन कर लेंगे प्यूरिफिकेशन, सीधा अपन लिख सकते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल। सो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, प्यूरिफिकेशन की जगह मैं रिफाइनिंग लिख देता हूं, refining by electrolysis in molten state। ये अपन से मोस्टली इसलिए पूछ लेते हैं क्योंकि अपन को क्या लगता है कि हीट करने से वाटर को हटा देते हैं पूरा, और पूरा वाटर तभी हटता है जब ड्राई HCl में हीट करेंगे, सिर्फ हीटिंग करने से वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड बनाता है। तो इस रिएक्शन की वजह से कभी कभी पूछ लेते हैं। हालांकि मैं ये रिएक्शन आपको बताऊंगा ऐसे और भी मेटल्स कि किस टाइप से हीटिंग इफेक्ट होता है, वो मैं आपको बताऊंगा, बट इन क्वालिटेटिव एनालिसिस। अभी उसमें अपन कंपाइल करेंगे कि कौन मेटल किसका व्हाइट पीपीटी, किसका येलो पीपीटी, किसका रेड पीपीटी, वो कंपाइलेशन जैसे अभी अपन ने कंपाइल कर ली ना ऐसे, तो वहां पर अपन शुरू में कंपाइल करके फिर पढ़ते हैं क्वालिटेटिव, क्योंकि वहां इंफॉर्मेशन होगा तो आगे पढ़ पाऊंगा। यहाँ अपन ने पहले पढ़ा क्योंकि अपन को पता था ना कि हर एक मेटल के लिए मुझे एक प्रोसीजर फॉलो करना आता है, वो प्रोसीजर फॉलो करेंगे हमारा काम हो जाएगा, राइट। तो ये आपका मेटलर्जी दो एंड। अब आप मेटलर्जी सॉल्व कर सकते हो, सारा मेटलर्जी आप सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका मेटलर्जी है। अब इसमें आप अब ना कुछ कुछ मतलब मैं मेटलर्जी में ये तो कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे ना कि मान लो फॉर एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि अब उसको भी पढ़ाओ आप ऐसे, अपन कहेंगे अच्छा भाई देखो जैसे रेलवे ट्रैक्स, तो अपन कहेंगे वो आयरन से बने होते हैं, ठीक है भाई। अब अगर अपन उससे कहेंगे कि भाई इसमें ना MnO2 ऐड करते हैं, और अपन से ऑप्शन पूछेंगे इसमें MnO2 इसलिए ऐड करते हैं ताकि वो क्रैक हो जाए, ताकि उसमें रस्टिंग हो जाए, तो अपन कहेंगे भाई एक बात बताओ, अपन क्यों चाहेंगे कि ट्रैक्स में रस्टिंग हो जाए या वो क्रैक हो जाए? कोई ऐसा ऑप्शन लिखो जो मुझे ना आए। भाई अगर आप कहोगे कि इसमें MnO2 इसलिए ऐड करेंगे कि इसका रस्टिंग ना हो, तो अपन कहेंगे ठीक है ये तो अच्छी सही बात है, अच्छी बात है अगर उससे रस्टिंग नहीं होगी तो उस टाइप के क्वेश्चंस ना कि अपन सोचेंगे अच्छा ऑप्शन मुझे पता ही नहीं कोई, अरे पता क्यों नहीं, मुझे पता तो कि यार अगर आयरन ट्रैक में कुछ ऐड कर रहे हो तो इसलिए थोड़ी ऐड करोगे कि वो टूट जाए या उसमें रस्टिंग हो जाए। कोई ऐसा ऑप्शन तो बताओ जिसमें मुझे लगे कि हाँ यार ऐसा ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि अपन को स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड सबके पता है, राइट ना। तो अब इस टाइप के थोड़े बहुत कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन अब उसमें क्या बताने की जरूरत है कि आप मुझे सारे कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन बताओ कि हीमोग्लोबिन में आयरन होता है इस टाइप से, अब वो तो कुछ भी पूछ सकते हैं, उनकी मर्जी। लेकिन मेटलर्जिकल प्रोसेस में फिर को पता है वी हैव टू फॉलो दैट मैप अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड ओर, वो बनने पड़ा। अब उसके अलावा थोड़ा बहुत होगा तो देख लेंगे अपन, क्योंकि अपन को शीट में तो बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे अपन को कि भाई ठीक है अपन को लगेगा पता नहीं, हो सकता है वो पूछ ले केओलिन क्या होता है, अब अपन कहेंगे अच्छा सर ने तो हमें केओलिन बताया ही नहीं, चलो ठीक है एक आध और है देख लेंगे, राइट। और नहीं होगा तो मुझसे डाउट पूछोगे, बताऊंगा। तो ये आपका मेटलर्जी था जो खत्म हो गया।
नाउ वी हैव अ चॉइस। अपन आगे क्या पढ़ सकते हैं? मेरे पास चॉइस है, या तो हम एल्डिहाइड कीटोन शुरू कर लें। हाँ, मेटलर्जी का फुल चैप्टर हो गया खत्म, मेटलर्जी, है ना। तो अपने पास दो चॉइस है, या तो हम एल्डिहाइड कीटोन शुरू कर लें, या फिर अपने पास क्या चॉइस है, डाउट्स कर लें। क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन अगर शुरू खत्म हो जाएगा हमारा तो काफी कुछ खत्म हो जाएगा। एल्डिहाइड कीटोन के बाद अमाइन शुरू कर लेंगे, फिर अपन कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। क्या करना है ये बता दो, डाउट्स कर लेते हैं। 11th के भी डाउट्स हैं? नहीं, 11th के डाउट्स तो ऐसे नहीं होंगे। 11th के डाउट्स आप सेपरेट डाउट क्लास में पूछो। नहीं, डाउट्स मैं कल रखने वाला नहीं हूँ। अभी मैंने डाउट्स नहीं कहा, वो तो अपन ने वो देखने के लिए कहा है कि भाई एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। डाउट्स तो कैंसिल कर लिया सबने, कहा हमारे पास डाउट के लिए टाइम नहीं बचा। कल भी हमारा पूरा क्लास था, आज भी क्लास है, तो फिर हम डाउट कैसे करेंगे? तो अपन पढ़ लेते हैं। एल्कोहल्स, फिनॉल्स। फिनॉल्स टेस्ट में नहीं आ रहा, एल्कोहल्स आएगा। एल्कोहल्स बिकॉज आप शीट में देखोगे तो वो डिहाइड्रेशन है ना, डिहाइड्रेशन इज एलिमिनेशन मेथड। टोलेंस रीजन में जो डाउट्स है वो तो पूछ ही सकते हैं अपन। तो मैं एल्डिहाइड कीटोन जो है वो पढ़ लेते हैं, एल्डिहाइड कीटोन्स। तब तक आप बता दो आपका टोलेंस रीजन में क्या डाउट है, क्योंकि मुझे लगता है कि एल्डिहाइड कीटोन्स अपना खत्म होगा ना अगर, तो अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना ऑलमोस्ट मुझे लगेगा कि खत्म ही हो गया फिर तो अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन के बाद बहुत ज्यादा कुछ बचता नहीं है। और एल्डिहाइड कीटोन भी बहुत सारा पार्ट अपन पढ़ चुका है, मुझे सिर्फ बताना है कि मैंने यहाँ यहाँ ये पढ़ा हुआ। सर एक मिनट, अगर CrO3 का मीडियम मेंशन नहीं होगा रहेगा तो क्या अज्यूम करेंगे? CrO3 में आपको देना पड़ेगा, आपको तो एक्वस लिखना पड़ेगा या फिर आपको एसिड लिखना पड़ेगा, एसिडिक मीडियम। क्योंकि एसिडिक मीडियम अगर होता है CrO3 का तो वो एग्जैक्टली बिहेव करेगा जैसे K2Cr2O7 और एसिड बिहेव करता है। लेकिन सिर्फ एक्वस लिखा हुआ है या नॉन पोलर सॉल्वेंट लिखा हुआ है तो फिर उसका रिएक्टिविटी बहुत कम होगा। बट फिर भी वो 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा और 2 डिग्री को कीटोन में। बोलो। सर वो टॉलेंस रिएजेंट में आपने जब अल्काइन का अमोनिकल AgNO2 के साथ रिएक्शन बताया था ना, तो फिर उसमें आपने C-Ag+ क्यों लिखा था? मतलब RC ट्रिपल बॉन्ड C-Ag+ प्रोडक्ट में C-NH4+ क्यों नहीं? नहीं, वो तो सिल्वर एसेटालाइट था ना, मेटल एसेटालाइट था ना वो तो, अमोनिकल AgNO3 के साथ ना ये ना, क्योंकि यहाँ पर कार्बन है ना, सिल्वर कैन फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड विद दिस, इसमें अच्छा खासा कोवेलेंट कैरेक्टर हो सकता है। अमोनिया के साथ लेकिन वो कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं होता ना, क्योंकि उसके पास कोई ऑर्बिटल है ही नहीं, उसमें आयनिक बॉन्ड ही बनेगा। भाई ऑक्सीजन है तो अच्छा आयनिक बॉन्ड बनेगा, इसके पास कोई ऑर्बिटल नहीं है बॉन्ड बनाने के लिए, इसके पास डी ऑर्बिटल है। और इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है, लेकिन ये फिफ्थ बॉन्ड बना ही नहीं सकता क्योंकि डी ऑर्बिटल होते ही नहीं, इसलिए ऐसा था। ओके सर। अब और कोई डाउट है तो बताओ। तो एक जीओसी का डाउट था बोलो। सर, हमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है फिनॉल का, और पैरा सब्स्टिट्यूशन में फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है। ओके, बोलो। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर तो मैं यही बताऊंगा, क्लोरीन ये ज्यादा होगा, 1 और 2 में अपन लिखेंगे तो अपन कहेंगे ये ज्यादा है इससे, वो इसलिए कि भाई ये डिलोकलाइज होके ना जब नेगेटिव चार्ज इधर आएगा तो टोपी टोपी रिपल्शन हो रही है, तो नेगेटिव चार्ज इज अनस्टेबल। और इसमें अगर ये डिलोकलाइज होके आएगा तो फिर इसमें पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग,
तो उसमें तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी है। फिर जब बी आर होता है तो बी आर में भी मतलब ऐसे ही होता है। अब अपने हिसाब से कुछ पार्ट ऐसे होते हैं, जैसे इसमें ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछते, बस यही पूछेंगे अपन से कि इन सब में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है, बस। तो अपन बता देंगे भाई सबसे ज्यादा एसिडिक क्यों है, क्योंकि इसमें पी पाई डी पाई है, ये 2p है, ये 3d है। इसमें अगर डिलोकलाइजेशन करूंगा तो ये 2p और 4d होगा, तो ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं होगा, तो माइनस इफेक्ट डोमिनेट करेगा। अब इधर भी अपन लिखेंगे ये 2p है, ये 5d है, तो अपन कहेंगे वहां भी अच्छा ओवरलैपिंग नहीं होगा, लेकिन माइनस आई तो है, तो अपन कहेंगे ये सारे के सारे ज्यादा एसिडिक होंगे इससे, इसमें रिपल्शन है। अब इन तीनों में ऑर्डर लिखेंगे तो एक ही ऑर्डर, एक पहले ये लिख लेते हैं, बाद में इन दोनों में तो थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, इसलिए अपन को सिर्फ ये पूछते हैं इस ऑप्शन में कि कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, बस। राइट, ओके सर। ठीक है। फिर सर तीनों में लास्ट तीनों में मोस्ट एसिडिक कौन रहेगा? ये है ना, बताए तो इसमें मेरे हिसाब से तो ये और ये होना चाहिए, फिर ये, लेकिन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है ये और ये, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा, इसलिए उस चीज को मैं चुप हूं कि अपन को मतलब, फिर उसमें आप कहोगे अब इन दोनों में ये क्यों, इसके बाद ये क्यों नहीं, भाई इसमें 2p और 3p मान लिया, चलो इसमें रेजोनेंस है तीनों में, इसमें नहीं, तो मैं उसको कुछ भी कंफ्यूजन नहीं चाहिए, मुझे कोई झगड़ा नहीं चाहिए, क्योंकि वो पूछेंगे नहीं अपन से, क्वेश्चन भी पूछेंगे तो ये कहेंगे, एक्सप्लेनेशन कौन देगा अपन को क्या है उसमें, ठीक है ना, इसलिए अपन उसमें मैंने आपसे मना कर दिया कि उसमें मत पढ़ो उसे। अब अपन से पूछा टोलेंस रिएजेंट है, और एक ये जोन्स रिएजेंट क्या होता है, जोन्स रिएजेंट भी होता है कोई? जोन्स रिएजेंट क्या होता है? एक कोलेंस रिएजेंट होता है, एक जोन्स रिएजेंट। कोलेंस इज पीसीसी एंड दिस इज CrO3 इन एसिड, एसीटोन मीडियम लेता है, जोन्स रिएजेंट। NaBH को डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर सकता है क्या, अगर कॉन्जुगेशन में है तो? डबल बॉन्ड फिर भी नहीं कर सकता, अगर ऐसे है तब भी नहीं कर सकता, नो रिडक्शन। और रेडियोएक्टिव सर का नहीं सर, वो सी डबल बॉन्ड एन ऐसे ही डायरेक्टली रिड्यूस होएगा क्या? नहीं, डायरेक्टली रिड्यूस नहीं हो सकता, लेकिन H नेगेटिव को मैं ऐसे लिख सकता हूं। रिड्यूस कहा ना तुमने, इसलिए मैंने मना कर दिया कि वो रिड्यूस नहीं होगा। अपन को लग रहा है रिड्यूस हुआ है, ये रिड्यूस नहीं हुआ, ये 1,4 एडिशन है। तुमने कहा रिड्यूस होगा क्या, मैंने मना कर दिया, और बाद में अपन को पता है NaBH4 या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जब आप ऐड करते हो, तो आपने जो मैकेनिज्म बताया उसमें बाद में आप प्रोटॉन ऐड करते हो एसिड से, H+N ऐड कर देते हैं, अपन को लग रहा है कि वो रिड्यूस हो गया, जबकि वो कॉन्जुगेशन नहीं रहेगा तो नहीं होगा ना? कभी नहीं होगा। तो अब अपन से पूछा है, हाँ जी भाई, अब अपन बात कर रहे थे क्या, कोलेंस रिएजेंट और जोन्स रिएजेंट की। क्या होगा कोलेंस रिएजेंट? कोलेंस रिएजेंट और जोन्स रिएजेंट क्या क्या होता है? अरे बताया ना क्लास में, रिएजेंट्स ऑक्सीडाइजिंग और रिडक्शन में। फिर एक और क्वेश्चन था अपने पास, क्या है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स का मेटलर्जी कैसे होगा, दैट इज डिफरेंट, इन गैसियस फेज होता है, वो अलग होता है रेडियोएक्टिव एलिमेंट, उसकी अपन को जरूरत नहीं है पढ़ने की, ऐसे मैंने बताया क्लास में कैसे, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या करते हैं अपन, यूरेनियम जो होता है ना वो U3O8 जिंक ब्लेंड,
इसको अपन फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं, जनरली वो ज़ेनॉन फ्लोराइड्स होते हैं, डायरेक्टली फ्लोराइड्स भी हो सकते हैं, और अपन इसे कन्वर्ट कर लेते हैं UF6 में। तो इसमें यूरेनियम 235 भी हो सकता है और 238 भी हो सकता है, दोनों ही कन्वर्ट हो गए। फ्लोराइड से रिएक्ट करवा के फिर फ्लोराइड्स का ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन वो मैंने आपको क्लास में बताया, दोनों को कैसे सेपरेट करता है। सर ठीक, डाउट है बोल। सर, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर्स में डाउट था एक मिनट रुक जा, मतलब इसमें कोलन्स रिएजेंट और जोन्स रिएजेंट में कोई डाउट है अब किसी को? सर पीसीसी जोन्स रहता है ना शायद, नोट्स में शायद आपने वैसे लिखा था। हाँ तो मैं इसलिए तो पूछ रहा हूँ कि कोई डाउट है क्या भाई। इन दोनों में ये तो याद रखना है अपन को, एक कोलन्स है एक जोन्स है। देखो क्या बताया था नोट्स में, पीसीसी जोन्स रिएजेंट रहता है और CrO3 कोलिन्स। हो गया। तो अब आप याद कर लो इसको, और क्या। तो जब तुम्हें याद है तो पता नहीं मतलब क्यों पूछ रहा है कोई, मतलब हमसे पूछ रहा था 2 बार, एक ही आदमी ने पूछा अलग अलग ने पूछा। एक मिनट में देख लेता हूँ, 2 लोगों ने पूछा ना, इसलिए मैं वेट कर रहा था कि इसमें नाम से अपन को क्या क्यों पूछ रहे हैं ये लोग। एक ही आदमी पूछ रहा है इसका, एक बार जोन्स रिएजेंट बता दीजिए। हाँ तो उसका क्या करना है अपन को, जोन्स रिएजेंट का पीसीसी है तो अपने पास। बिल्कुल, अब बताओ। हाँ कुछ बोल रहे थे तुम। सर मतलब जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप पढ़ा रहे थे तो आपने बोला था कि ऑक्सीजन बॉन्ड के कोई भी साइड से हम लोग ब्रेक कर सकते हैं और हम लोग को प्रोडक्ट सेम ही मिलेगा। बट फिर अगर ऑक्सीजन के आइसोटोप्स रहेंगे तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि कौन से साइड से बॉन्ड ब्रेक करना है? आइसोटोप रहेगा मतलब, आई डिडंट गेट भाई। ईथर है ये, अब इसका हाइड्रोलिसिस करना है तो H+ आइन है, पॉजिटिव चार्ज है, वाटर ऐड करना है ना। हाँ तो आपको पता तो है कि किस तरफ से बॉन्ड ब्रेक करना है। मैं हाइड्रोलिसिस करोगे तो हाइड्रोलिसिस में आई थिंक मैंने मैकेनिज्म बताया आपको। चलो ऐसे ही मैंने जनरलाइज कर देता हूँ, इसलिए मैंने उसको हटा दिया, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं तो जनरलाइज हो जाएगा। इसको आर्टिश कर लेते हैं। फॉर एसिड हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे थे ना, फॉर एसिड हाइड्रोलिसिस तो तुम ये बोल रहे हो कि मुझे ना H+ आइन, और अगर मान लो ऑक्सीजन 18 गिवन है तो क्या करूंगा, जबकि ये 16 है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि 18 कहां होगा और 16 कहां होगा। देख भाई, अगर ऐसे है तब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कहां क्या होगा। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता ही नहीं, इसको ब्रेक कर लो और R' पे ऑक्सीजन 18 लिख लेना, वो तो अपन को अच्छे से पता है ना। लेकिन अगर दोनों ही एलिफेटिक है, एरोमेटिक है ही नहीं, या अपन कहेंगे ऐसे हो, तब भी अपन कहेंगे कि ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं, एंटी एरोमेटिक बनेगा। उसके अलावा इफ R और R' is 1 degree alkyl, then SN2. Otherwise, for 2 degree and 3 degree, it is SN1. तो अपन कहेंगे अच्छा बताओ ये 2 ऐसे है तो इसमें क्या करें। अपन कहेंगे आपको जो मर्जी करना है कर लो, हमें फर्क नहीं पड़ता, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। तो फिर वो 1 डिग्री है, प्रोटॉन को आप अटैक करवाओगे ही करवाओगे।
अब 1 डिग्री कार्बोकेटाइन आप बनाते नहीं तो क्या करोगे? ठीक है, ये ऑक्सीजन 18 है, इस पर अटैक करवाओ, इसको ब्रेक कर दो, SN2 टाइप रिएक्शन कर दी, हो गया अपना प्रोडक्ट। सर मैं ग्रुप पे एक नोट्स का क्वेश्चन भेजू, आप वो एक बार समझा सकते हैं क्या? नोट्स का क्वेश्चन वो भेजो। फुल लाना पड़ेगा मुझे। भेजा? हाँ सर। आ गया। सर उसमें जो रिंग वाले ऑक्सीजन एटम्स है उनको 16 समझ के, और H2O जो हम जिससे हम हाइड्रोलाइज कर रहे हैं उसको 18 समझ के आप सॉल्व कर सकते हैं एक बार? मेरा तो काम ही है ये सॉल्व करना, क्यों नहीं करूंगा? बिल्कुल करूंगा, तुम पढ़ो तो, मैं तो सब कुछ करूंगा। चलो बताते हैं। तो चाहता है हाइड्रोलिसिस जिस कंपाउंड का, ठीक है मुझे बन गया, तुम इसका हाइड्रोलिसिस चाहते हो, इधर ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन। वैसे तो क्वेश्चन बेकार ही है, लेकिन फिर भी करते हैं क्योंकि पूछा तो है ही, बेकार हो या अच्छा हो, चलो देखते हैं। ये सब 16 है, अपन को 18 वाले ऐड करते हैं, तो अपन कहेंगे पॉजिटिव चार्ज, इधर बॉन्ड ब्रेक करो या इधर, इधर करूंगा क्योंकि इधर जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा उससे ऑक्टेट कंप्लीशन हो, तो ऐसे बना दूंगा। तो ऐसे बना लूंगा। अब क्या, इधर पॉजिटिव चार्ज, तो फिर इसको ब्रेक करूंगा क्योंकि उधर ऑक्टेट कंप्लीशन होगा, तो फिर ऑक्सीजन 18 आ जाएगा, तो मेरे पास ऐसा है। ठीक है भाई, अब फिर H प्लस है, फिर इसको ब्रेक करूंगा, क्यों? क्योंकि यहाँ ऑक्टेट कंप्लीशन है, लेकिन यहाँ तो विड्रॉइंग ग्रुप भी है। हाँ, तो ऑक्टेट कंप्लीशन है तो इसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीशन में इससे कर दूंगा ना, ऐसे शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये बन गया मेरे पास OH, और इधर पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो उस पर ऐड कर देता हूँ OH18। अब इस पे अटैक करूंगा, इधर ब्रेक करूंगा क्योंकि इधर तो ब्रेक नहीं कर सकता ना, वो थोड़ी स्टेबल है कि यहाँ तो ऑक्टेट कंप्लीशन होगा इससे, तो वहां फिर CHO बन गया, इसका मतलब है आप ऐसे बनाने वाले हो। एक उस तरफ डाइऑल बन गया, इथेन डाइऑल, ये लो बन गया। आपने जो अभी लिखा था मैंने, उससे अपन को पता था आप H प्लस अटैक करो, मुझे दोनों में से किसी एक बॉन्ड को ब्रेक करना है। किससे ब्रेक करूं? जिससे कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बने। 2 डिग्री बन रहा था लेकिन उसमें तो ऑक्टेट कंप्लीशन भी हो रहा था, तो वही करूंगा। तो बोलो। इसमें हमने H प्लस एक एक करके क्यों ऐड किया, मतलब सारे ऑक्सीजन पे साथ पे क्यों नहीं अटैक करेंगे? कर दो
भाई मैंने तो यही किया था कि सभी पे अटैक एक साथ कर दिया था। अब सारे बॉन्ड एक साथ थोड़ी ब्रेक हो जाएंगे। सर अगर ऐसे देखेंगे तो बॉन्ड ब्रेक होने का वो चेंज होगा ना नहीं होगा, कि ऑक्टेट कंप्लीशन इस केस में नहीं देख सकते। नहीं होगा ना, इसलिए तो एक साथ नहीं बताया। अभी क्या होगा, इन दोनों में से किसी एक को ब्रेक करना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, इसको ब्रेक करूंगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जैसे जैसे ये यहाँ शिफ्ट हो रहा होगा ये ब्रेक हो जाएगा। प्रोटॉन इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। अब एक्वस लिखे हुए हैं ना, पानी में लिखे हुए हैं ना, प्रोटॉन तो फट चलिए फिर जाएगा, वाटर ना वहां उसको हटाने के लिए। ऑर्गेनिक रिएक्शन से स्लो रिएक्शंस धीरे धीरे रिमूव होते रहेंगे, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये मैकेनिज्म हम SN1 बोल सकते हैं, SN1 ही है। सॉरी SN2, क्योंकि नो नो, अगर साथ में बन रहा है तो कार्बोकेटाइन नहीं बना सकते ना। क्यों नहीं बन रहा कार्बोकेटाइन? जब आप इसको ऐसे बनाओगे तो ये कार्बोकेटाइन ही तो है, रेजोनेंस फिनोमेना हो रहा है ना उसमें, तो ऑक्टेट कंप्लीशन मतलब रेजोनेंस फिनोमेना ना। कोई ये थोड़ी होता है कि कार्बोकेटाइन बन रहा, आपने बॉन्ड ब्रेक किया मतलब। SN2 कब होता है, जब आप ऐसे बोलते हैं यहां पर पॉजिटिव चार्ज बन गया प्रोटॉन के अटैक करने से, नाउ द H2O will attack less sterically hindered carbon, now it is SN2, the water will attack and the bond will break, now it is SN2। ये सिग्मा बॉन्ड इसलिए ब्रेक हुआ क्योंकि वाटर ने अटैक किया, वाटर तो नहीं करने वाला न्यूक्लियोफाइल से, हाइड्रोलिसिस है ना एसिडिक मीडियम में, वो क्यों यहाँ बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, इधर क्यों अटैक करेगा जब पहले से सोल्यूशन में एसिड पड़ा हुआ था। इट विल एक्ट एज हाइड्रोनियमाइन। एसिड हाइड्रोलिसिस का मतलब है एसिड के प्रेजेंस में वाटर, और जब एसिड के प्रेजेंस में कोई रिएक्शन हो रहा है तो SN2 कैसे हो सकता है भाई? SN2 का मतलब है न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और अगर H प्लस आइन है और न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करने क्यों जाएगा, ऐसी एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा। सर बट अगर कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है तो कैसे बोल सकते हैं? और हमने कितने सारे रिएक्शन किए जिनको अपन ने SN2 टाइप कहा, ArSN2 टाइप, इट इज नॉट SN2। ArSN2 में हमने ऐसे थोड़ी कहा था कि भाई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ClBr IF लीव कर जाएगा, नहीं, एनाइन बना, स्टेबलाइज हुआ, रिप्लेस हुआ, SN2 टाइप, टाइप बोल देंगे। ओके सर। बट एक बात है, जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना तो दोनों में से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, और अपन बताएंगे कि भाई जब आप इसको ऐसे लिखोगे तो साइमल्टेनियसली ऑब्वियस सी बात है वो तो हमेशा ही ऐसे ऑक्टेट कंप्लीट होगा, लेकिन अपन बोलते तो यही है ना कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। जैसे मान लेते हैं अपन एक एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास एक एल्डिहाइड है, इस पे पॉजिटिव चार्ज बनाया एसिड को अटैक करके, यहाँ पर एक कीटोन है, इस पे अपन ने H प्लस आयन अटैक बनाया पॉजिटिव चार्ज से। अब अपन क्या बोलते हैं कि भाई इन दोनों में अगर अपन को चेक करना है तो बताओ, इसमें और इसमें पॉजिटिव चार्ज तो दोनों में है, तो क्या अपन ये थोड़ी बोल रहे हैं कि मतलब इन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा, न्यूक्लियोफाइल तो इसी पर अटैक करेगा, और अपन ये अज्यूम करके कर रहे हैं कि यहां पर ये शिफ्ट होगा ही होगा क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा है, लेकिन ज्यादा टाइम ऐसे रहेगा, ऑक्टेट कंप्लीशन है भाई, ज्यादा टाइम तो ऐसे ही रहेगा। तो अपन ये नहीं बोल सकते अच्छा आप प्रोटॉन को हटा दो ना, क्यों इस पे बना रहे हो पॉजिटिव चार्ज, आपको पता तो है प्रोटॉन इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, तो वो फिर अटैक करेगा, इसलिए उसको ऐसा बना रहने दो। अपन कहेंगे यहाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, तो बताओ अब अपन कहेंगे न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की टेंडेंसी कहां ज्यादा होगी, अब तुमको बताना है। न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की टेंडेंसी 1 में ज्यादा होगी या 2 में ज्यादा होगी? वन में। समझ में आया? हाँ सर। नहीं आया ना?
कोई बात नहीं, पता क्या ऐसे मैं तुमको पोलर इफेक्ट देख लूंगा। अपन को पोलर इफेक्ट देखना पड़ेगा, तो अपन बताएंगे भैया एसिडिक मीडियम मतलब क्लेवेंशन रिडक्शन। क्लेवेंशन रिडक्शन में कीटोन्स आर मोर इजीली रिड्यूस्ड एज कंपेयर टू एल्डिहाइड्स। मैंने बताया नहीं है अब तक, लेकिन अभी बता दिया, आगे बताता हूँ एल्डिहाइड कीटोन में। क्योंकि अब तो मुझे क्या करना है, मैंने आपसे कहा रिएक्शन रिपीट होते रहेंगे। अब तो मैं उनको ज्यादा आपको वो बताऊंगा। आपने मुझसे पूछा, पहले अपन ने ऐसे ही लिखा कि चलो यार बच्चों जैसे वैसे कर लेते हैं अपन, क्योंकि 80% से ज्यादा टाइम तो क्वेश्चन अपन से ऐसे ही पूछेंगे। इधर से ऐसे कट करो, चलो OH लिखो, हो गया प्रोडक्ट। अब अपन आगे थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या होगा, पोलर इफेक्ट्स आर मोर इम्पोर्टेंट एसिडिक मीडियम में, क्योंकि जब यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये ज्यादा इधर शिफ्ट हो रहा है ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहां ज्यादा स्टेबल है इसके कंपैरिजन में। तो ड्यू टू पोलर इफेक्ट्स ketones are more reactive in acidic medium than aldehydes. Due to polar effects, ketones are more reactive in acidic medium than aldehydes. क्लेवेंशन रिडक्शन में एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होंगे कीटोन से। हाँ, क्लेवेंशन मैं अब वोल्फ-क्रिस्टनर सोच रहा था, क्योंकि मुझे वोल्फ-क्रिस्टनर भी बताना चाहिए, फिर मुझे लगा अभी चुप रहो वोल्फ-क्रिस्टनर में। काफी चीजों में चुप रहने, मुझे चुप रहना ज्यादा मतलब परेशानी वाला काम है कि यार चुप रहो, ज्यादा मत बोलो, नहीं सब गड़बड़ जाएगी, है ना। तो मैं कहीं तुमको कंफ्यूजन नहीं चाहता, इसलिए मैं चुप रहता हूँ कि यार अभी मत बोलो ना, क्या जरूरत है बोलने की। मैं तो आपको इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक में पढ़ाया था, ORM2 के शुरू में। क्लेवेंशन रिडक्शन में वही बोल देता कि देखो एल्डिहाइड ज्यादा, वो नहीं बोलना है मुझे, मैं तो बाद में बोलूंगा। कहीं कोई क्वेश्चन मिलने वाला नहीं है अपन को ऐसे इतने अच्छे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछेंगे। मेंस में तो कुछ भी पूछ सकते हैं, मुझे मेन ज्यादा टफ लगता है एडवांस से। देखा भी है तुम लोगों ने एडवांस में अपने कितने बच्चे क्लियर हुए, 79 में से 47 मेंस में, जबकि एडवांस में सारे ही हो गए 27 हो गए 47 में। तो अपन ना क्या करेंगे कि देख, इसमें अपन को जब भी एसिड होगा अपन को पोलर इफेक्ट चेक करना है। तो अब अपन क्या करें, चलो सेंटेंस लिख देते हैं अपन कैसे। इन क्लेवेंशन रिडक्शन कीटोन्स आर मोर रिएक्टिव देन aldehydes, whereas in Wolff-Kishner reduction aldehydes are more easily reduced than ketones. क्या लिखा अपन ने, in Clevenger reduction ketones are more easily reduced than aldehydes, whereas in Wolff-Kishner reduction aldehydes are more easily reduced than ketones. वो मैं एडिशन रिएक्शन पढ़ाऊंगा ना अभी थोड़ी देर में, एल्डिहाइड कीटोन का तो मैं बताऊंगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो NH2 है ना, तो अपन को NH2 पढ़ना है, थोड़ा सा वेट करते हैं। सर हाँ बोल। सर तो ये SN2 टाइप हुआ ना रिएक्शन, H2 सॉरी हाइड्रोलिसिस वाला। बिल्कुल 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 हाइड्रो ये वाला ना, हाइड्रोलिसिस ना। हाँ सर। ये इसकी बात कर रही है, उसकी बात कर रही है? सर नीचे वाला। हाँ वो तो फिर SN2 टाइप थोड़ी हुआ, एसिड हाइड्रोलिसिस है तो SN1 ही कहेंगे, SN1 टाइप रिएक्शन, SN2 टाइप नहीं कहेंगे। ओके सर। एसिडिक मीडियम में हाउ कैन वी से दैट SN2 टाइप रिएक्शन होंगे, जब तक कि अपन ये ना बताए एसिडिक मीडियम में इट विल बी मोस्टली, मतलब मोस्टली इट विल बी, क्योंकि मेरे पास ऐसा एग्जांपल भी है जिसमें एसिड में अपन वो कर सकते हैं, इसलिए अभी चुप रहता है। अब कह रहे सर एक डाउट है, आप फोन चेक कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर लेंगे, डाउट नहीं पूछना, बस फोन तो मैं चेक कर लूंगा। अच्छा रुक जाए, अपन फोन चेक करेंगे। कहाँ है? अच्छा उसने, ठीक है, मेरे पास एक क्वेश्चन कहा है इसमें। हाँ क्या करना है बेटा इसमें बता, वो ऑक्सीडेशन वाला है अल्कोहल वाला KMnO4 से, क्या करना है? हाँ सर, तो 2 डिग्री वाला कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है ना, तो ब्रेक नहीं होगा क्या रिंग? नहीं रिंग ब्रेक नहीं किया अपन ने, रिंग ब्रेक नहीं किया। 2 डिग्री वाला मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में ना हीट करने से। हाँ वो लेफ्ट साइड पे जो OH लगा हुआ है वो मतलब। अच्छा तू चाहता है, रुक जा मैं पहले वो कंपाउंड लिख लेता हूँ, सबको बताता हूँ। एक मिनट वेट करना। मतलब वो चाह रहा है
एक मिनट रुकना, बना इसको कर देता हूँ। अपने पास जो कंपाउंड था ना लास्ट टाइम, वो ये कंपाउंड था अपने पास एक लास्ट टाइम। मैं तुम्हें कंपाउंड बताता हूँ। वो तुमसे कह रहा है कि आपने लास्ट टाइम एक क्वेश्चन करवाया था, इसको आपने किया था एसिड के साथ, KMnO4 एसिड। पता मैंने क्या सोचा, KMnO4 एसिड को अल्कोहल को कन्वर्ट कर देता हूँ कीटोन। पहले मैं बना देता हूँ, उसके बाद मैं वो बना रहा हूँ। मेरे हिसाब से तो प्रोडक्ट बहुत अलग आएगा, लेकिन मुझे काफी चीजें ऐसी भी देखनी होती हैं कि वो कितना दे रखा है अपन को ये नहीं पता। मुझे क्या करना चाहिए, 2 डिग्री को कीटोन में, 1 डिग्री को एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड को फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, 2 डिग्री को कीटोन में, और 3 डिग्री रिएक्शन नहीं करेगा। यहाँ डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड था तो मैं कीटोन बना देता, ये बना दिया। अगर वो इसको एक्सेस लिखता ना अपन से, तो फिर मैं कीटोन को पॉप्स रूल के हिसाब से तोड़ देता। अब अपन को ये लग रहा है कि भाई इसमें कितनी चीजों को तोड़ोगे आप। इधर से अपन को चेक करना है, इधर से भी चेक करना है, तो इधर विट्राइल ग्रुप है, तो इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करो। मतलब मैं इसको भी करूंगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, इसको भी करूंगा, इसको तोड़ दूंगा, और इसको भी तोड़ना पड़ेगा। फिर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, तो इसको भी कार्बोक्सिलिक एसिड में तोड़ो, तो उसमें ना बहुत सारी चीजें टूट जाएंगी। तो मैंने क्या अज्यूम कर लिया, आपने इसको एक्सेस नहीं लिखने, तो एक बार में जितनी चीजें हो सकती हैं वो कर देता हूं। आप एक बार डबल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन कर दो, क्योंकि ये भी 3 डिग्री कार्बन, ये भी 3 डिग्री कार्बन, दोनों को कीटोन बना दो। आप 2 डिग्री अल्कोहल को, राइट ना, कीटोन बना दो, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन बना दो, 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड बना दो। लेकिन KMnO4 एसिड है तो कम से कम कार्बोक्सिलिक एसिड तो लिखना चाहिए। लेकिन इससे आगे ऑक्सीडेशन के लिए आपको एक्सेस लिखना पड़ेगा। सर इसमें मीडियम मैटर नहीं करेगा? नहीं, मीडियम मैटर नहीं करेगा। है ना, क्योंकि अब इतना ही अपन रुक जाता है, क्योंकि अगर हीटिंग वीटिंग लिख देगा तो बहुत कुछ और भी हो जाएगा। मतलब इसलिए कई बार वो शीट में ऐसे कर देता है कि भाई हो सकता है किसी ने लिखा होता है, वो कभी कभी क्या करता है ऐसे करता है। अब ये जो बना देते हैं ना हीटिंग, इसका बहुत कुछ मतलब होता है। तुमने ये तो बताया नहीं कि हमें करना क्या है, तो बहुत कुछ हो जाएगा चेंजेस में। क्योंकि अगर उन्होंने ऐसे किया तो मैं यहां ऐसे कर दूंगा, ये बोल के कि डिहाइड्रेशन किया। हीटिंग किया तो डिहाइड्रेशन कर दिया, वाटर हटाया ना एसिड में। अब डाइल्यूट एसिड में हीट करते हो, हम डिहाइड्रेशन कर देंगे। अब डिहाइड्रेशन किया तो फिर किया अपन कीटोन, और फिर ये है तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी। अब इसको तोड़ रहे हो तो फिर सबको तोड़ो, ये भी हो जाएगा। इसलिए मैंने रिंग को तोड़ने के बारे में नहीं सोचा, इवन तो देयर इज एसिड, लेकिन मैंने रिंग को तोड़ने के बारे में नहीं सोचा कि यार वो एक्सेस लिखे और हीट लिखे, तो अपन रिंग को तोड़ने के बारे में सोचे। OH होता तो फिर को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर H+ आयन की जगह OH नेगेटिव आयन होगा तो अपन ज्यादा नहीं सोचेंगे, तब तो डिहाइड्रेशन नहीं होता, तो अपन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इसलिए मैंने उसको ये अज्यूम करके कि कितना रिएक्शन होगा वो देख लेते हैं। सर बट 2 डिग्री को वो कार्बोक्सिलिक एसिड में ही करता है ना, 2 डिग्री अल्कोहल को। बिल्कुल करता है, एक्चुअली मुझे ये पता है। K2Cr2O7 एसिड, क्या प्रोडक्ट लिखूं, ये लिखूं, ये K2Cr2O7 एसिड ये बनाता है, इसको ऑक्सीडाइज करके क्या लिखूं प्रोडक्ट, बताओ, 1 लिखूं या 2 लिखूं? दोनों 2 बनता है ना सर? मैं 1 लिखूंगा। आप एक्सेस सर लिखो ना। 1 को भी K2Cr2 से
ऑक्सीडाइज किया तो फिर बन जाएगा ना करता है कार्बोक्सिलिक ना, एसिड। मैंने कब कहा नहीं करता, मैं इसलिए तो तुमसे पूछ रहा हूँ कि चलो इजीएस्ट वे पे चलते ना अपन, बहुत ज्यादा क्यों पढ़े। आपने K2Cr2O7 लिखा, वो अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, उसे फिर K2Cr2O7 से रिएक्ट करो तो कार्बोक्सिलिक एसिड में बनता है। तो आप इसको प्रोडक्ट मत दो, वो पूछ लो मुझसे, ऑप्शन में ये नहीं देना, तो मैं उसको टिक करूंगा, ये अज्यूम करके कि यार ये बना होगा, एक्सेस में होगा, वो आ गया। लेकिन अगर आपने इसको एक्सेस में नहीं लिखा तो मैं एल्डिहाइड के बारे में सोचूंगा पहले कि इट गिव्स एल्डिहाइड, और दोनों ऑप्शन में लिखे तो फिर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड लिखूंगा, क्योंकि मुझे अल्टीमेट तो बनानी चाहिए। लेकिन अगर K2Cr2O7 लिख के और आपने ऐसे छोड़ दिया, क्या बनाओगे आप? मैं एसिड नहीं बनाने वाला, मैं तो एल्डिहाइड बना के रुक जाऊंगा। वो क्यों? एल्डिहाइड बना के क्यों भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड में भी तो जाएगा, अज्यूम कर लो एक्सेस में। हम कैसे कर लें अज्यूम कि वो एक्सेस में? आप लिखो एक्सेस में, वरना मैं कैसे कहूंगा 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन, 3 डिग्री अल्कोहल रिएक्ट नहीं करता। तो एक लिमिट होगा, वहां पर अपन सारे रिंग हीट तोड़ देते, सारे के सारे मॉलिक्यूल ही पूरा टूट जाता, इसलिए अपन ने उसको ज्यादा नहीं किया। ओके सर, थैंक यू। वहां पर अपन को मतलब उनको ये बताना था कि आप सिर्फ कौन कौन से साइट ऑक्सीडाइज होंगे आप मुझे ये बताओ। उनका मतलब बस इतना था, उनका मतलब ये नहीं था कि आप पूरा बिल्कुल प्रोडक्ट बना दो, उनका था कि भाई आप किस साइट को किस में कन्वर्ट करोगे ये बताओ। और एसिड लेने का रीजन ये था उनका KMnO4 विद एसिड, कि आप कोई बच्चा ये ना कहे कि सर एक साइड के बाद तो वैसे भी वो डाइल्यूट हो जाना है, फिर बचेगा नहीं ये वो, तो उसने कहा चलो यार सारा दे दो तुम तो, अच्छा ऑक्सीडाइज कर दो, आप जितने साइट है सब ऑक्सीडाइज कर दो। मेरे ख्याल से उसने वो सोच दिया आपका। ठीक है, और कोई डाउट? फिर क्या शुरू करना है अपन को? चैप्टर नया एल्डिहाइड कीटोन, या अभी और कोई डाउट है तो आप डाउट पूछ लो फिर, या ORM4 के डाउट्स है तुम्हारे पास? नहीं, शुरू करते हैं चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड कीटोन में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जितना अपन पढ़ चुके हैं उसमें से 50% रिपीटिशन होगा, उससे ज्यादा होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक्सरसाइज 3 बाकी है, बता रही है। अच्छा, अपन को वही कर ले, थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है उसी को कर लेते हैं, ये नया चैप्टर फिर अपन अच्छे से। अच्छा, मैं एक बात और कह रहा था, एक मिनट में स्टॉप करता हूँ ये रिकॉर्डिंग, ठीक है ना? तो अपन क्या करेंगे, अब अपन को गिवन है भाई, इनको इसका C1 मुझे गिवन है, ये C1 है, अपन को ये C2 है गिवन है। अब अपन को गिवन है ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है, कप्पा को माइनस कर देते हैं उसी, क्या करें अपन भाई, इसमें अपन को ये गिवन है, मतलब इसमें जो अगर ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है तो अपन क्या करें, PH1 है ना, H प्लस आइन, तो अपन यहाँ पर कंडक्टेंस ऑफ H प्लस आइन आ गया ना अपने पास, इससे और इससे। तो अपन क्या करते हैं, इसको C1 इधर लिखते हैं, C2 इधर लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आइन आ गया अपने पास, कॉन्सेंट्रेशन ही तो है, कॉन्सेंट्रेशन में क्या चेंज होंगे। अब C1 C2 आ गया तो pH बता दो, पीके वैल्यूज पूछ रहे हैं अपन से तो पीके वैल्यूज बता देंगे अपन। अब इसमें कह रहे हैं कि डिग्री ऑफ डिसिशन, कंसिडर डिग्री ऑफ डिसिशन ऑफ बोथ एसिड टू बी वेरी वेरी लेस देन 1, तो ठीक है, pK1 एंड pK2। तो मुझे क्या करना चाहिए, अपन को पता है कि H प्लस आइन विल बी इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, तो इसमें भी H प्लस आइन विल बी इक्वल टू C1 अल्फा स्क्वायर फॉर HX, ये C2 अल्फा स्क्वायर फॉर HY।
तो मुझे H प्लस साइन तो यहां से मिल गए, ये दोनों इक्वल हो गए। तो H प्लस साइन भी कैसे मिल गए उनको अपन देख लेते हैं। C1 C2 तो आ गया मेरे पास, C1 C2 आ गया मेरे पास। H प्लस साइन आया मेरे पास, तो नहीं, ये H प्लस साइन क्यों लिखे थे? H प्लस साइन तो अपन को यहां से मिल जाएंगे। तो C1 C2 आ गया मेरे पास, C1 अल्फा 1, C2 अल्फा 2। अल्फा 1 और अल्फा 2 मतलब अल्फा का वैल्यू बहुत कम था तो अपन ने वैसे लिख लिया, कोई बात नहीं। अब इसको और देख लेते हैं। K1 इसका पीके हो जाएगा मेरे लिए H प्लस साइन इंटू एक्स नेगेटिव आई डिवाइडेड बाय HX। इसके लिए Ka2 इज इक्वल टू H प्लस आई इंटू वाई नेगेटिव आई डिवाइडेड बाय HX। इसका कॉन्सेंट्रेशन मुझे गिवन है, इसका कॉन्सेंट्रेशन मुझे गिवन है। ये दोनों वैल्यू एक जैसे हैं तो मैं रेशियो निकाल सकता हूं। मुझे क्या मिल जाएगा? Ka1 अपॉन Ka2 विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस साइन डिवाइडेड बाय HX, क्योंकि अल्फा का वैल्यू बहुत छोटा है ना, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट 0.01 रहेगा। मल्टीप्लाई पे मैं क्या कर लेता हूं, इसका कॉन्सेंट्रेशन और इसको ऊपर लेके जाता हूं, तो ये 0.1 हो गया और डिवाइडेड बाय ये H प्लस साइन। मुझे क्या चाहिए? कॉन्सेंट्रेशन। तो अल्फा के वैल्यूज बहुत छोटे हैं, C1 C2 मुझे गिवन है। तो अल्फा का वैल्यू, द मोलर कंडक्टिविटी इज दिस मच स्मॉलर देन दिस। कोई बात नहीं, तो अपन ये करते हैं कि इनको मत लो आप, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, हमें इससे फर्क पड़ेगा बस, मोलर कंडक्टेंस से। तो मुझे ये पता चल जाएगा the molar conductance of Hx at infinite dilution and molar conductance of Hy at infinite dilution। C1 मुझे गिवन है 0.01, C2 मुझे गिवन है 0.1, ये Hy मुझे गिवन है that is 10 times of Hx, so this is 10 times of Hx। तो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा अपन को? कप्पा मिलेगा। अब अपन को क्या बताना है? Ka वैल्यूज, Ka वैल्यूज तो Hx की जगह अपन लिख सकते हैं लैम्डा फॉर Hx। ठीक है, तो अपन क्या करें, इसको डिवाइड बाय 10 कर ले, तो उसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो 10 के पावर -2 आ रहा है मोलर कंडक्टेंस, तो उससे अपन को मिल जाएगा, एक मिनट रुकना, क्योंकि डिफरेंस इन द पीके वैल्यूज पूछ रहा है अपन से। इसका पीके और इसका पीके अपन इतना सारा कर क्यों रहे? जब उसने बोला कि अल्फा बहुत कम है तो सीधा लिखते हैं H प्लस साइन ऑफ Hx, ये लिखा तो था। और ऐसे मत लिखो ना, अंडर रूट ऑफ K1 इंटू C लिखो ना, C मुझे गिवन है, और ये भी अंडर रूट ऑफ K2 इंटू C लिखो, C2 लिखो, और ये वैल्यू अपन को गिवन है। H प्लस साइन पर कैलकुलेट कर लो आप। तो मुझे H प्लस साइन कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं? तो वो H प्लस साइन जैसे पहले लिखा था पहले वैसे कर लेते हैं। तो उससे H प्लस साइन कैसे कोरिलेट करेंगे? उनको ये गिवन है 10 टाइम्स ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ H प्लस साइन Hy। तो अपने पास H प्लस साइन आएगा, इसका H प्लस साइन हो जाएगा लैम्डा ऑफ H प्लस साइन। हाँ, तो लिखा ही तो था पहले लैम्डा ऑफ, क्योंकि अपने पास ये ना, हमें K2 ये पीके बनाना आता है अपन को, ये
दोनों को। अब अगर पीके बनाना होता है तो C1 C2 गिवन है, के लिख लेते हैं अपन, तो डिफरेंस ले लेंगे उनका। भाई पीके तो अपन को पता है ना, इधर H प्लस आइन पर कैलकुलेट कर लेते हैं कि इससे H प्लस आइन कितना आएगा, इससे H प्लस आइन कितना होगा। और H प्लस आइन अपन को यहां से गिवन है, कैसे, ये H प्लस आइन है और ये H नेगेटिव आइन है, ये 10 टाइम्स है इससे, लैम्डा ऑफ H प्लस आइन प्लस लैम्डा ऑफ दैट इज Y नेगेटिव आइन। ये पहले HY लिख लेते हैं, 10 टाइम्स क्यों लिखे, बाद में लिखेंगे। ये लिखा अपन ने। अब अपन को ये गिवन है कि भाई ये दोनों वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है, तो माइनस कर लेते हैं। ऑफ HX माइनस HY माइनस लैम्डा ऑफ H प्लस साइन ऑफ HX इज इक्वल टू, अपन क्या कर ले, के 1000 के तो कांस्टेंट हो गया अपने पास, इसको माइनस ही कर देते हैं ना, ये कॉमन ले लेते हैं के इंटू 1000, लेकिन फिर कप्पा लेके चलना पड़ेगा, कप्पा लेके चलना पड़ेगा, तो फिर अपन को कॉन्सेंट्रेशन कप्पा लेके चलना पड़ेगा। कप्पा आएगा तो कप्पा का वैल्यू लिखना पड़ेगा, 1000 इंटू 1000 के इंटू कितना है अपने पास, दिस माइनस दिस, मतलब 1/0.1 माइनस 1/0.01। अब अपन को क्या गिवन था, 10 टाइम्स ना, ये दोनों वैल्यू ऑलमोस्ट एक जैसे थे, तो अपन ने माइनस कर लिया, तो इसका भी H प्लस साइन अपन क्या करेंगे, 10 टाइम्स ज्यादा होगा, नहीं यार, रुको क्वेश्चन मतलब आ गया, तो गड़बड़ हो रहा है, तो मैंने जल्दी शुरू कर दिया सॉल्व करना। The molar conductivity of the solution of weak acid is this much times the molar conductivity of solution of Y। अच्छा, फिर ये कह रहा है कि HY, the difference in their pK values, if this is almost equal to this, the difference in their pK values is, consider the degree of dissociation as this। तो H प्लस साइन आना चाहिए अपन को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए H प्लस साइन को आने में ना। अपन को गिवन है उसमें कि H प्लस साइन मतलब ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल लैम्डास हैं, है ना, एंड डिफरेंस इन देयर H प्लस साइन वैल्यूज। तो अगर मुझे H प्लस साइन वैल्यू पता चल जाए, concentration of H plus sign, Ka is equal to this much, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, लेकिन थोड़ा सा अप्रोच में क्या प्रॉब्लम हो रहा है अपन को, भाई हमें ये गिवन है C1 अपन को गिवन है 10 की पावर -2, ये मुझे गिवन है 10 की पावर -1। H प्लस साइन अगर मुझे पता चल जाए तो मैं अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा। H प्लस साइन ऑफ दिस मतलब यहां से आएगा 10 की पावर -2 और ये 10 की पावर, पता नहीं क्या बात है, चलो मैं इसको सॉल्व करके भेजता हूँ तुमको, अभी सॉल्व करके भेज दूंगा ना, क्योंकि मतलब मेरे क्लास भी अभी 4:15 पे भेजता हूँ मैं, अभी सोच के कि क्या कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है इजी इसी से ही आएगा अपना क्वेश्चन। बट क्या करेंगे अपन, कुछ तो गड़बड़ है। चलो मैं भेजता हूँ अभी 5 मिनट में, भेजता हूँ थोड़ी देर में।